तो हम लोग हिस्टोलॉजी का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब हम लोग जो करने वाले हैं स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो ये जो है ग्रांटेड रिजल्ट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो थ्योरी सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो आप इसको जो है सही करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका के ऐसा समूह जो कोशिका के कार्य, उसके सभी आकार और उत्पत्ति समान है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन जो दिए हैं उनको हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर देंगे। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, समान उत्पत्ति और समान कार्य। हमने जाना है कि जो ऊतक क्या होता है, उसका उत्पत्ति कोशिका का और कार्य भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है, और आकार भी समान होता है। तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली जो कोशिकाएं हैं उसी को तो समूह को हम कोशिका ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो हमारा जो है पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। तो ऊतक जो होता है वो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है, तो यही हमारा गलत है, ठीक है। ऊतक जो होता है बहुकोशिकीय में तो पाया जाता है लेकिन एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या है, रॉन्ग है मेरे भाई। तो बी हमारा जो है वो है रॉन्ग है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। बिल्कुल, पादप और जंतु दोनों में ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ऊतक जो होते हैं ना भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। सेल जो होता है समान होता है, लेकिन जो पादप और जंतु में ऊतक पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऊतक टिश्यू जो है पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, थ्री नंबर क्वेश्चन है कि पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान भी ही होती है, फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्यों। देखिए पौधे और जंतु दोनों की कोशिका एक समान होती है, ये कथन सही है, मतलब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही कर रहा है। हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि पौधे और जंतु दोनों की कोशिका तो लगभग एक समान होती है, लेकिन दोनों के ऊतक जो होते हैं ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि तंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। बिल्कुल, पौधे में कोई गति नहीं होता है, प्रचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं, भले उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ती है, लेकिन वो प्रचलन नहीं होता है, ठीक है। जबकि जंतु में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरित करता है। तो जब पौधे जो हो गया वो अस्थायी रहता है, एक ही जगह रहता है, उसकी लंबाई मोटाई में भले ही वृद्धि हो, ठीक है, तो उसका ऊतक, ठीक। और एक जंतु ऊतक है जो हमेशा जैसे हाथ जैसा मानव हो गया तो मानव के हाथ अंग हो गया, पैर अंग हो गया, ठीक है। तो उसके सारे अंग है उसके अलग अलग जो है कार्य करते हैं, ठीक है। पैर का कुछ काम है, हाथ का कुछ काम है, ठीक है, सभी अंगों का अलग अलग काम है, तो उसके ऊतक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उतने ही सारे अंग तो पेड़ पौधे में होते हैं, लेकिन उसके जैसा नहीं होता, इसलिए जो होता है ना वो क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि तंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करते हैं, विचरण करते हैं। इसका कारण ये भी है, जिसके कारण ऊतक दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेकंड क्या है कि पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल सही है, पौधे में क्या होता है कि वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहता है, लेकिन जबकि जंतु में वृद्धि जो होता है एक रूप में होता है। सी क्या है कि जंतु तथा पौधे की अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल सही, यही तो मेन रीजन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। किसने किया था,
मेयर ने किया था, याद रखना है। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। मेयर याद रखना है नाम। नेक्स्ट है हमारा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाएं के समूह को हम उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर जो है कथन दिए हुए हैं, तो इन कथनों पर स्टेटमेंट पर जो है विचार करना है। तो ठीक है, तो ऐसे कथनों को सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और कथन वाले प्रश्न आप सही तभी जो है सही कर पाइएगा जब आपके थ्योरी जो है कंप्लीट हो। थ्योरी जो है आपको थ्योरी के बारे में जो है अच्छा जानकारी हो, थ्योरी की जानकारी, तब जो है ऐसा स्टेटमेंट को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वन लाइनर है नहीं। तो देखिए 6 नंबर का स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। हमने बताया था कि किसी एक उत्तक में क्या होता है ना कि एक ही आकार की कोशिकाएं होती है और एक ही विशेषताएं होती है, यानी उसका काम भी एक ही करता है, उत्पत्ति भी एक ही प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, ये तो हमने पढ़ा ही है थ्योरी सेक्शन में। फिर सेकेंड क्या है कि कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका होती है, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं भी होती हैं, ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी इसका सी उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पादपों में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने बताया था, इसलिए थ्योरी सेक्शन में हमने एक एक पॉइंट को बताया था क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक उत्तक के बारे में भी बताया था आपको। ठीक है, पादपों के कितने प्रकार के उत्तक हैं सभी के बारे में बताया था। विभाज्योति उत्तक जो होता है कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में हमने बताया था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादप में जो विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यह जो है एक मृत उत्तक होता है और काष्ठ में परिवर्तन रहता है। यह जो एक होता है, सबसे पहले में चुनना क्या है? कथन सही को चुनना है, गलत को नहीं चुनना है। क्या चुनना है? सही को चुनना है। तो उसे अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो है ना आते हुए भी प्रश्न को आप गलत कर दीजिएगा, इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और सबसे पहले सही कर रहा है। तो इसमें से 4 जो है ऑप्शन में से 3 हमारे क्या होंगे? गलत होंगे और 1 सही होगा। तो पहला क्या कह रहा है कि यह मृत उत्तक होता है? नहीं, विभाज्योतिकी उत्तक जो होता है मृत नहीं होता है, जीवित होता है। तो ये हमारा जो है पहला ही क्या है? रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता लचीला प्रदान करता है। बिल्कुल, विभाज्योतिकी उत्तक जो होता है वो मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादपों और नम्यता प्रदान करता है, लचीला प्रदान करता है। बिल्कुल नहीं, विभाज्योतिकी उत्तक जो है विभाजन का काम करता है, ये हम सभी जानते हैं। यह केवल किसी वृक्ष की छाल में होता है? बिल्कुल नहीं। हमारा बच गया डी। मतलब जो विभाज्योतिकी उत्तक है, मतलब विभाज्योतिकी उत्तक उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में क्या करता है? वृद्धि, यानी ये जो है पादपों को वृद्धि करने में जो है मदद करता है। ठीक है, ये पादपों को क्या करता है? वृद्धि करने में, विकास करने में, पेड़ पौधों के है जो ये क्या करता है? जो है मतलब मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के विभाज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यानी इसमें से क्या हमें चुनना है? जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 4 में से हमारे 3 क्या होंगे? सही होंगे, 1 हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सही कर पाइएगा जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो। तो पहला क्या कर रहा है कि यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। बिल्कुल सही, विभाज्योतिकी नाम से ही पता चल रहा है कि यह जीवित तो पहले होता है, पहले बता दिए हैं कि ये जीवित उत्तक होता है। ठीक है, और इसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये भी हमने बता रखा है। फिर सेकंड क्या कर रहा है कि इस उत्तक की कोशिकाओं की रसधानियाँ जो होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं। देखिए, इस उत्तक की जो रसधानियाँ होती है बहुत बड़ी बड़ी नहीं होते, जो वैक्कल्स होते हैं ना वो छोटी छोटी है, स्मॉल होती है। ठीक है, क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? बी हमारा गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इसके कोशिका के केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, तो ये हमारा क्या है? सही है। और इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा जो है अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन कि शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है किस लिए? तो शीर्षस्थ हमने बताया था कि शीर्षस्थ जो होता है ना वो लंबाई को बढ़ाता है, पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है शीर्षस्थ। तो याद रखना है शीर्षस्थ क्या करता है? लंबाई
पेड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है सशर्त जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वही है सशर्त ऊतक। सशर्त ऊतक जो होता है ना, लंबाई के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। जो पेड़ पौधे में लंबाई के लिए जो है सशर्त ऊतक जो है जिम्मेवार होता है, तो वो जो होता है प्राथमिक वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है। और मोटाई में वृद्धि के लिए जो है द्वितीय ऊतक होता है, ठीक है, द्वितीय जो है वृद्धि होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है, तो हमने अभी बताया कि सशर्त ऊतक है, विभाजीय ऊतक, जो लंबाई वृद्धि के लिए जो है होता है। एक क्या क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, सॉरी, वह ऊतक जो प्राथमिक तो मोटाई में वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। और सेकंड नेक्स्ट क्या है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्राथमिक ऊतक के लिए जो प्राथमिक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होता है वो सशर्त विभाजीय ऊतक होता है। तो यहाँ देखिए, जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, इसका उत्तर जो होगा लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है। जो प्राथमिक वृद्धि होता है वो लंबाई वृद्धि करता है, और वही ऊतक जो है सशर्त विभाजीय ऊतकी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन कि संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन का उदाहरण क्या है। तो देखिए, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन का जो उदाहरण है वह है पार्श्व विभाज्य ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, मोटाई होता है, याद रखना है, ठीक है। और अंतर्वेशी जो होता है वो सशर्त का ही भाग होता है, अंतर्वेशी हमने पढ़ रखा है। और पार्श्व के कारण ही क्या होता है, मोटाई होता है। ये जो होता है पेड़ पौधा जो मोटाई होता है, ये पार्श्व ऊतक के कारण होता है, ठीक है। मोटाई याद रखना है, पेड़ पौधे की मोटाई। और ये जो होता है ना, जैसे हमने देखा, ये क्या है, प्राथमिक वृद्धि, तो मोटाई वाला जो होता है वो सेकेंडरी वृद्धि होता है, यानी द्वितीयक वृद्धि के रूप में होता है कार्य। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर के, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्वितीय वृद्धि के लिए जो होता है वो होता है क्या है, तो वो है कैम्बियन, ठीक है। और कैम्बियन को ही क्या कहा जाता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक को ही कैम्बियन कहा जाता है। तो कैम्बियन की जगह यहाँ जो पार्श्व विभाज्य ऊतक भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, द्वितीयक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो देखिए, तने को घेरों के बढ़ाने के लिए मोटाई, तो मतलब क्या, मोटाई बढ़ाएगा, तो मोटाई के लिए पार्श्व विभाज्य ऊतक। और अगर बात करें सशर्त की, तो सशर्त होता है लंबाई बढ़ाता है पेड़ की। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कर रहा है कि पौधे के अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी पौधे के अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में, तो नाम से ही जब वो अस्थायी है, परमानेंट है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अस्थायी में क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड क्या है, विभाज्य ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है, बिल्कुल सही। जब विभाज्य ऊतक वृद्धि होती है ना, तो वही क्या बनता है आगे जाके, मतलब परमानेंट टिश्यू में बन जाता है। तो ये भी हमारा सही है, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट हमारा है एक बीजीपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनमें से नहीं होता है क्या। तो देखिए, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक जो है वृद्धि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कैम्बियन किसमें नहीं होता है। तो देखिए, एक बीजीपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। द्वितीयक वृद्धि बोले तो एक बीजीपत्री जो है मोटा नहीं होता है, क्यों नहीं होता। और द्वितीयक वृद्धि किसमें होता है, हम सभी जानते हैं कि कैम्बियन, जो पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है वो कैम्बियन होता है, उसी को कैम्बियम कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो है द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है अगर एक बीजीपत्री में, तो वो कैम्बियन के कारण होगा, ठीक है, क्योंकि कैम्बियन के कारण क्या होता है, पेड़ पौधा मोटा होता है। नेक्स्ट हमारा है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसे जो है प्राथमिक विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते और प्राथमिक पादप शरीर जो है बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक तो देखिए हमने बताया था कि जो प्राथमिक विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं
मतलब ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक विभाज्योतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह पौधे की जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनते हैं। तो देखिए, एक तो होता है शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक और इसी का एक अंग होता है क्या, अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक। ठीक है, तो हमने बताया था कितने, शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक और अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट हमारा है संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी के द्वारा किया जाता है। तो संवहन ऊतक का जो निर्माण होता है वो पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक के द्वारा होता है। तो संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी ऊतक के द्वारा होता है, तो पार्श्व के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर प्रश्न, मृदु ऊतक यानी पेरेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक है। तो पेरेनकाइमा जो होता है वो सरल ऊतक होता है, हमने बता रखा है। ठीक है, सिंपल टिश्यू होता है पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा से लेकर सब हमने बताया है, सेलेनकाइमा। ठीक है, तो वो सभी जो होते हैं क्या होते हैं, वो सरल ऊतक होते हैं। और हमने बता रखा है इसके बारे में भी, जाइलम के बारे में भी, ये सभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम फ्लेम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो जीवित कोशिका होता है वो मृद ऊतक में भी पाया जाता है और स्थूलकोण ऊतक में भी पाया जाता है, और दृढ़ ऊतक में क्या होता है, वो मृत ऊतक होता है। ठीक है, हमने बताया था कि मृत नाम है तो मृत नहीं आप समझिएगा, ये क्या होता है, जीवित होता है, और स्थूलकोण भी क्या होता है, जीवित होता है। तो किस ऊतक में जो है जीवित कोशिका होता है, तो मृद ऊतक में भी और स्थूलकोण में भी, दृढ़ कोण में जीवित ऊतक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा है मृद ऊतक का काम क्या है। आप याद कीजिए कि हमने बता रखा है कि मृद ऊतक का जो है काम क्या है। तो देखिए, मृद ऊतक का काम है भोज पदार्थ को संग्रह करना। हमने बताया था कि जो मृद ऊतक होता है वो जीवित होता है और ये जो है भोज पदार्थ का संग्रहण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायुत्तक किन पौधे में पाया जाता है। वायुत्तक जो है किन पौधे में पाया जाता है, वायुत्तक। तो देखिए, वायुत्तक जो है वो हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है। वायुत्तक किस में पाया जाता है, जो है हाइड्रोफाइट पौधे में पाया जाता है। हमने बताया था कि वायुत्तक के कारण क्या होता है कि जल में जो है ना वो तैरते रहता है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल। तो हाइड्रोफाइट्स पौधे में क्या होगा, एरेनकाइमा यानी वायुत्तक जो है पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वायुत्तक पौधे होते हैं जल में तैरने वाला, तो ये हाइड्रोफाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, जलोदभिद निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है। तो जो जलोदभिद निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण जो है जल में तैरता है, तो जल में तैरने की बात जब आएगा तो वायुत्तक मार देना है। ठीक है, एरेनकाइमा याद रखना है, एरेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वो कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर जो है अलिंगनी स्थूलन जो है मिलते हैं। तो सीधे याद रखना है, बहुत ही आसान है, कोलेनकाइमा में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है और बड़े बड़े वृक्षों में जो है नहीं पाया जाता है। तो स्थूल कोण जो होता है वो छोटे छोटे पौधे में, तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में स्थूल कोण ऊतक नहीं पाया जाता है। इन सब के बारे में हमने बता रखा है। नेक्स्ट हमारा कि शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो जो शाकीय जो है शाक पे होता है। ठीक है, तो शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है, लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तो यह स्थूलकोण ऊतक है। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। तो बताना है कि एक जड़ में जो है उपस्थित नहीं रहता है वो कौन सा ऊतक है। तो जड़ में उपस्थित नहीं रहता है, स्थूलकोण ऊतक जो है जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण जो है मोटी हो जाती है। तो किस ऊतक में होता है, दृढ़ ऊतक में होता है। दृढ़ ऊतक में होता है, दृढ़ नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो दृढ़ ऊतक में जो होता है ना, इसकी कोशिकाएं भित्ति जो होता है लिग्निन के कारण, ये हमने बता रखा है, लिग्निन के कारण क्या होता है, मोटी हो जाती है दृढ़ ऊतक में। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधे की कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं
और कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है। तो देखिए पौधे की कुछ भाग जो होता है मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जो बिना टूटे जो है आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। और कुछ भाग जैसे पत्ते हो गए और तने हो गए, उसको नम्यता के कारण इसकी बहुतायता को माना जा सकता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये जो होता है दृढ़ ऊतक के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन कि रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है। तो जो पटुआ होता है वो दृढ़ ऊतक का उदाहरण होता है। किस ऊतक का उदाहरण होता है? पटुआ ट्यूटी जिसे कहते हैं दृढ़ ऊतक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फलों तथा बीजों का कठोर आवरण जो होता है वो किसका होता है? तो ये भी दृढ़ ऊतक का उदाहरण होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कठोर होता है। नेक्स्ट हमारा है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन के बारे में हमने बताया था, आपको याद होगा थ्योरी में हमने बताया था सुबेरिन नामक जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो किसमें जो है जमा रहता है। तो सुबेरिन जो होता है वो कार्क में जमा रहता है। किसमें जमा रहता है? कार्क कोशिका में जो है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो है जमा रहता है। नेक्स्ट हमारा है व्यापारिक कर्क किससे प्राप्त होता है। तो जो व्यापारिक कर्क होता है वो किससे प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। किससे प्राप्त होता है व्यापारिक कर्क? तो कर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है व्यापारिक कर्क, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वाणिज्यिक मूल वाला कर्क किससे प्राप्त होता है। तो जो वाणिज्यिक मूल वाला जो कर्क होता है वो सिड्रस देवदार से प्राप्त होता है, क्यूकस सुबेर से प्राप्त होता है। तो क्यूकस जो है सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा ये सभी हमने बता रखा है। मृदु ऊतक जो है की कोशिकाएं होती है। तो मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं जो होती है गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट हमारा है दृढ़ कोशिका यानी स्केलेनकाइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो स्केलेनकाइमा में जो होता है दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इनकी कोशिका बहुत लंबी और इनके सूर्य जो है निकीले होते हैं, ये जो है गुण नहीं पाया जाता है। बाकी इसमें कौन कौन गुण पाए जाते हैं? तो मृदुतक कोशिकाओं में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। दृढ़ कोशिका मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है दृढ़ कोशिका। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। दृढ़ कोशिका में ही क्या होता है? लिग्निन विद्यमान होता है। और ये कोशिका मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है, मतलब गैप होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस ऊतक में जो है नहीं पाया जाता, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो विभाज्य ऊतकी में भी नहीं पाया जाता है और दृढ़ ऊतक में भी नहीं पाया जाता, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि पौधे से प्राप्त होने वाला कर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो पौधे से प्राप्त होने वाला कर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा कि यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होता है। नहीं को रहा है तो मतलब जो सही हो उसको छोड़ देना है, नहीं वाला को चुनना है, ठीक है। तो ये विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी है। तो पौधे में प्राप्त होने वाले जो कर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो ये तो विद्युत रोधी और उष्मारोधी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं, ये हमारा गलत है, ठीक है। इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव नहीं पाए जाते, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसकी भित्ति में जल एवं गैस नहीं जा सकती, बिल्कुल सही है। इसकी भित्ति में जो होता है ना जल और गैस जो है नहीं जा सकता, ये हमने थ्योरी सेक्शन में बताया था। ये जो है हल्का होता है और जल इसमें जो है आग नहीं लगती। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विलामिन की आवश्यकता होती है। तो विलामिन की आवश्यकता किस लिए होती है? पौधे में शोषण के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने बताया था कि विलामिन की आवश्यकता होती है, नमी के शोषण के लिए होती है विलामिन की आवश्यकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जड़ में विलामिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है। तो किस प्रकार के जड़ में विलामिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंज ऊतक जो है पाया जाता है? तो याद रखना है इसमें चूषण मूल में, श्वसनी मूल में, ती होता है अधिपादप मूल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आर्किड में विलोमान ऊतक पाया जाता है। तो आर्किड में जो है विलोमान ऊतक क्या पाया जाता है? तो हाँ पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं। तो पौधे का जो सबसे बाहरी स्थल और जो छिलका है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधिचर्म कहते हैं, यानी एपिडर्मिस कहते हैं। ये इसके बारे में भी बता रखा है। नेक्स्ट है हमारा, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे की एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को जो है रोकता है। तो देखिए, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे की एपिडर्मिस में कौन सा परत होता है जो पौधों में जो है जल हानि को रोकता है। तो जल हानि को रोकता है कौन, सुबेरिन। जो शुष्क स्थानों पर मैंने बताया था ना कि रेगिस्तान के पेड़ पौधे में क्या होता है ना कि उसके एपिडर्मिस में, माने उस पेड़ पौधे के एपिडर्मिस में एक परत होती है जिसे सुबेरिन कहा जाता है। ठीक है, तो जो है पौधों में जल हानि से रोकता है सुबेरिन। नेक्स्ट हमारा है त्वचाजन यानी डर्मेटोजेन उत्तक शीर्षक विभाज्योतिकी से बनता है और यह निम्नलिखित में से किसमें जो है विकसित होता है। तो ये विकसित होता है बाहरी त्वचा में जो है विकसित होता है, यानी एपिडर्मिस में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का जो है निर्माण करता है। तो कौन सा उत्तक तंत्र जो है पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का जो है निर्माण करता है, तो है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। तो रंध्र और जो मूल रोम पाए जाते हैं वो बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधे के बाहरी त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, पौधे की क्या कर रहा है क्वेश्चन कि पौधे की बाहरी त्वचा होता है उसके ठीक नीचे के परत को हम क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाले को भाग को कार्टेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पौधे के अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम परिरंभ कहते हैं, यानी पेरिसाइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कैम्बियन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। बताना है कि कैम्बियन के संबंध में इनमें से कौन सा एक जो है सही नहीं है। तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है कैम्बियन। तो कैम्बियन जो है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है कैम्बियन। नेक्स्ट हमारा है, ये हम जो है क्या कर रहा था कि सही नहीं है, तो वही हमारा सही नहीं है। मतलब कि जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है कैम्बियन, बिल्कुल नहीं। कैम्बियन जो होता है ना वो विभाज्योतिक उत्तक होता है, तो एक ही में पाया जाता है और ये जाइलम फ्लेम के बीच में रहता है। कैम्बियन जो होता है जाइलम फ्लेम के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। यह एक जो है यह एक या कई परतों का बना भी होता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। तो ये हमारा सही है। ठीक है, गलत वाले को चुनना था। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र यानी ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परत जो है भरण या मूल उत्तक तंत्र अंतर्गत शामिल होता है। तो इसमें से कौन सा शामिल है, तो देखिए कार्टेक्स तथा परिसंघ। तो कार्टेक्स भी है, परिभंग भी है, ये भी हमारा सही है और मज्जा भी शामिल होता है। देखिए, तो कार्टेक्स होगा इसका आंसर और परिरंभ होगा, मज्जा तथा पित्त किरणें होंगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन कि पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। तो पौधे के भरण उत्तक तंत्र के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन को सावधानीपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो पौधे को अत्यधिक गर्मी या सर्दी तथा परजीवी कवक से बचाना, या भोज्य पदार्थों का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। तो पौधे के भरण नाम ही है तो पता चल गया कि उत्तक जो है इसका जो है काम है भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ यानी इर्गेस्टिक सब्सटेंस के संचयन करता है। ठीक है, तो अजैव पदार्थ का जो है संचयन करता है, इनमें से कौन सा है। तो क्लोरोप्लास्ट है, इडियोप्लास्ट है, फ्रेगेमोप्लास्ट है, या इनमें से सभी हैं। तो याद रखना है कि यह है इडियोप्लास्ट है। नेक्स्ट है कि वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जाइलम के दोनों ओर जो फ्लोएम पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बाइकोलेटरल कहा जाता है, बाइकोलेटरल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है और ये संवहन बंडल यानी रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, अरियल संवहन बंडल जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं एक बीजपत्रीय में, एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं अरियल संवहन बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट हमारा है पौधे के 50 नंबर क्वेश्चन कि पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। तो पौधे के जो स्टील परत है उसमें क्या शामिल होते हैं, तो उसमें शामिल होते हैं क्या
परिरंभ भी शामिल होते हैं, संवहन मूल भी शामिल होते हैं और मज्जा भी शामिल होते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो हमने बताया था वलय को, वार्षिक वलय को गिनती करके बताया था। और जहाँ जो है मौसम चेंज नहीं होता है, एक समान रहता है मौसम, वहाँ जो है पेड़ वलय नहीं होता है, ठीक है। उस इलाके में पेड़ पौधे के वलय नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी मतलब आयु जो है नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। तो वार्षिक वलय और या वृद्धि वलय में जो शामिल होते हैं वो क्या शामिल होते हैं, तो वो होते हैं बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ, दोनों में होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो देखिए किसकी सक्रियता के कारण जो है वृद्धि वलय बनता है, तो है अंतररंभी एधा के कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59, एक वृक्ष के पुराने तने को अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या होगी। तो देखिए एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की जो है आयु क्या होगी, तो 50 वर्ष होगी। 50 वलय है तो 50 वर्ष होगी, जितने वलय होते हैं उतने आयु होती है। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्यों। क्योंकि जलवायु जो है वहाँ ना एक समान रहती है, जिसके कारण, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका होगा स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती, जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, हृदय काष्ठ भी कहते हैं, हार्टवुड भी कहते हैं, ड्यूरामेन भी कहते हैं और सरेल भी कहते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। हृदय काष्ठ के जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मृत होती हैं। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, या रस्ट काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ना एक होगा ना इसका उत्तर 2 होगा, ठीक है। तो हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, तो इसका जो स्पष्ट है, स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है। देखिए हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं जो है मृत होती हैं, और रस्ट काष्ठ की कुछ कोशिकाएं जीवित होती है और कुछ जो है मृत होती हैं। तो हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, तो इसका जो है ना ये दोनों कथन सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन डाउट लग रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई जाती है, तो सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच जो है लंबाई में बढ़ता है। तो आप बता देना इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 फीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कि जटिल उत्तक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, तो जटिल उत्तक जो बना होता है वो किसकी बना होता है, तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जटिल उत्तक। और जटिल उत्तक जाइलम फ्लोएम ये जटिल उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चालनी नलिका तथा सकोशिका पाई जाती है। तो जो चालनी नलिका है और जो सकोशिका पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो वो फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम का जो निर्माण होता है वो कितने तत्वों से होता है, तो 4 तत्वों से होता है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण जो होता है वो 4 तत्वों से होता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कौन कौन से तत्व आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है संवहन उत्तक का निर्माण किस में होता है। तो देखिए संवहन उत्तक का जो निर्माण होता है वो पसर्व विभाज्य उत्तकी में होता है संवहन उत्तक का निर्माण। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जाइलम तत्व नहीं है। आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है जाइलम तत्व नहीं है। तो ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, वुड फाइबर्स है, इसमें जो है सेवियर ट्यूब जाइलम तत्व नहीं है, ठीक है। फ्लोएम एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। कैसे होती है, तो ये होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में होता है ऐसा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है। तो बताना जाइलम का कौन सा तत्व जो होता है वो मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण का, तो एक तो वाहिनिकाएं और दूसरा होता है वाहिकाएं, यानी ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो जाइलम का कौन सा जो है भाग जीवित कोशिका का बना होता है, तो वह जाइलम मृदोतक, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर की फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो फ्लोएम का जो है कौन सा भाग जो है मृत कोशिका का बना होता है,
तो याद रखना है कि बाष्ट तंतु जो है बना होता है मृतिका। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थ के संवहन में भाग लेता है। तो फ्लोएम का कौन सा भाग जो है, कौन सा तत्व जो है भोज पदार्थों के संवहन में भाग लेता है, तो वो है मेरे भाई चालनी नलिका। चालनी नलिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है। चालनी नलिकाओं में जो भोज पदार्थों की मदद करता है सकोशिका। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो फ्लोएम का कौन सा तत्व जो है फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो वह है फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो फ्लोएम ऊतक में जो है चालनी पट्टी पाई जाती है वो दो चालनी नलिका के बीच में पाई जाती है। पौधे में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी होते हैं। तो पौधे में जो फ्लोएम है मुक्त उत्तरदायी होते हैं, वो आहार वहन के लिए जो उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौधे में जाइलम मुक्त जिम्मेदार है। तो पौधे में जो जाइलम जिम्मेवार होते हैं वो जल वहन के लिए जो है जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शाखाओं में पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती है। तो जो शाखा में पत्ती है वो कार्क के बाहर विलगन परत बन जाने से जो है झड़ जाती है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वो प्रस्तुत किया था जेसी बोस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो देखिए शरीर के सुरक्षा कवच का जो कार्य करता है वो है उपकला यानी एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल, ठीक है। तो एपिथेलियल जो है वो है उपकला जो है ऊतक, वो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो जो घाव भरता है तो घाव भरने में सहायक ऊतक होता है उपकला ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। तो देखिए लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में जो पाया जाता है वो कौन सा ऊतक है। तो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाया जाने वाला ऊतक है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अंगों का विसरण यानी डिफ्यूजन और श्रवण यानी सेक्रेशन तथा अवशोषण एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है। यह तंत्रिका संयोजी या पीसी या एपिथेलियम। तो एपिथेलियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये सभी जो है जंतु ऊतक से प्रश्न है। त्वचा की बाहरी सतह जो निर्मित होती है वो सल्कीय एपिथेलियम से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है। तो ये स्तरित सल्कीय एपिथेलियम से जो है स्तरित सल्कीय एपिथेलियम से निर्मित होती है त्वचा की बाहरी सतह। नेक्स्ट हमारा है 86 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम उनके कोशिकाओं में रंसाकूर तथा सिलिका पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस में पाए जाते हैं। तो स्तंभाकर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ठीक है, कथन पर क्या करना है, विचार करना है। अब कथन क्या कह रहा है कि एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकाएं पदार्थ अधिक होती है। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, बिल्कुल गलत ही है। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ जो है नहीं पाए जाते हैं और इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। ये भी हमारा क्या है, गलत है। यानी इसका तो ना एक होगा ना इसका दो उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए सल्की एपिथेलियम ऊतक का जो प्रमुख कार्य है वो सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है कि पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। जो पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं वो है ट्रैंकिया तथा ग्राभाशय में पाए जाते हैं। नाइनटीन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। एरियोलर है, इनमें से कौन है। तो इसका तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, एरियोलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मोटापा वसा के कारण होता है। मोटापा जो है किसके कारण होता है, वसा ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो गर्म रखने के लिए जो उत्तरदायी ऊतक है वसामय ऊतक है। वसा रहता है शरीर में, इसलिए जो है शरीर को जो है तापमान को नियंत्रित करने में रखता है। नेक्स्ट हमारा कि ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? जो ऊँट का कुबर होता है, ऊँट का कुबर आपने देखा होगा उठा हुआ भाग, तो वो जो है किस ऊतक का बना होता है? तो वो होता है वसामय ऊतक का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है? किसमें जो है वसा की बूंदें भरी होती है? तो वसा संयोजी ऊतक में, एडिपोज टिश्यू में भरा होता है। ये सभी हमने जो है पढ़ रखा है। ठीक है। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? तो इसमें से बताना है कि ऊतक इसमें से कौन है। तो रुधिर हमारा क्या है? ऊतक है। ये सभी हम जानते हैं कि रुधिर हमारा क्या है? ब्लड जो है ब्लड टिश्यू होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ठीक है। तो ऊतक का इसमें से उदाहरण चुना है। तो लसिका हमारा क्या ऊतक है? जैसे खून होता है उसे वैसे ही लसिका भी जो होता है लिक्विड टाइप का होता है, ये भी हमारा ऊतक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी ऊतक है? ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इसमें कौन है? तो देखिए इनमें से अस्थि भी है, लिंगामेट भी है, उपास्थि भी, ये सभी जो है इनमें से सभी कनेक्टेड टिश्यू है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका उत्तर सही। नेक्स्ट हमारा है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो जो गर्म रखने के लिए जो उत्तरदायी है शरीर को वसामय ऊतक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्वेत तथा पीला तंतु यानी व्हाइट फाइबर और पीला फाइबर जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? तो बताइए आप किस में पाए जाते हैं? तो एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोंड्रेन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कोंड्रेन के बारे में हमने बताया था कि कोंड्रेन जो है उपास्थि में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है कि टेंडन का निर्माण जो होता है वो टेंडन का निर्माण किस में होता है? तो पीला तंतुमय ऊतक से होता है टेंडन का निर्माण। नेक्स्ट हमारा 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंगामेट का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो लिंगामेट का जो निर्माण होता है आपको बताना है कि किससे होता है। तो देखिए लिंगामेट का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है, लिंगामेट का निर्माण होता है। टेंडन का निर्माण किससे होता है? सॉरी माफ कीजिएगा, टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक। वही तो देखा हमने, गलत क्या हो गया। तो टेंडन का होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है टेंडन का निर्माण। ठीक है। और लिंगामेट का भी निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से, दोनों का होता है। दोनों का सेम से नहीं होता, एक पीला से होता है यार। क्या क्वेश्चन यहाँ था? हाँ, टेंडन का श्वेत से होता है, ठीक है, और लिंगामेट का होता है पीला से, याद रखना। टेंडन का होता है किससे? तो टेंडन का जो होता है वो श्वेत से होता है, ठीक है, और जो लिंगामेंट का होता है, लिंगामेंट का उसका होता है सॉरी येलो तंतुमय से, ठीक है, और जो वाइट तंतुमय से होता है टेंडन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टेंडन तथा लिंगामेट किस प्रकार के ऊतक है? टेंडन है, लिंगामेट है, वो दोनों क्या है? संयोजी ऊतक है, हम सभी जानते हैं। 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कथन क्या है? कथन कर रहा है कि टेंडन जो है मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। तो बिल्कुल सही है, टेंडन का काम ही है मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है और दूसरी मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। लिंगामेट क्या है? तो लिंगामेट हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो टेंडन और लिंगामेट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन दोनों को आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए सेबेसियस जो ग्रंथि है वो पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, सेबेसियस ग्रंथि, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जैसे मतलब तैलीय पदार्थ होता है, ठीक है, और सर मतलब कपाड़ में भी, मतलब माथा में भी पाया जाता है, सर में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लैक्रामाइक ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो जो लैक्रामाइक ग्रंथि है वो आंसू जो है, हमने बताया था ग्रंथि के बारे में भी, तो लैक्रामाइक ग्रंथि जो है आंसू जो है स्रावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो तलवा हो गया, खून हो गया, ये जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो काइटिन से बने होते हैं। नाखून हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है तो किस में? ऑस्टियोब्लास्ट जो है कोशिका होती है अस्थि में होता है, ठीक है। ऑस्टियो हड्डी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रोंडियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, तो क्रोंडियोब्लास्ट जो नामक कोशिका है वो उपास्थि में पाई जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है, तो मास्ट कोशिका जो है पाई जाती है संयोजी ऊतक में, मास्ट कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में से रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टाटीन जो है स्रावित होता है, तो किस लिए स्रावित होता है? तो मास्ट कोशिकाओं में। मास्ट कोशिका के बारे में भी बताया था
अच्छे से, ठीक है, क्या होती है मास्ट कोशिका और किस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है, बताना है। इनमें से बताना है कि प्लीहा में भी पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, तो है जालवत संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी होती है, हथेली पर, धड़ पर, सिर पर, तलवे पर, कहाँ पे होती है सबसे मोटी, तो तलवे पर मोटी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है, तो सबसे पतली जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो आँख के पलक पर होती है सबसे पतली, याद रखना, मोटी तलवे पर, आँख के पलक पर पतली होती है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो देखिए वृद्धावस्था में त्वचा पर जो है झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो चर्म में जो है वसा ऊतक की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि नाभि जो रज्जु जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है क्या है, तो देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो क्या है, तो भ्रूणीय संयोजी ऊतक है अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा जो है 170 नंबर की हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो हैवर्सियन जो तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है किसमें, तो देखिए रक्त को जमाने में, एलर्जी को प्रतिक्रिया करने में, तो इसके बारे में बताया था कि हिस्टामिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का क्या है, तो देखिए कोलेजन जो फाइबर है शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा है कि संयोजी ऊतक का अधिकांश जो प्रोटीन है वो मायोसिन है, मेलानिन है या कोलेजन है, तो कोलेजन होता है, ठीक है, याद रखना है कोलेजन। तो संयोजी ऊतक का अधिकांश जो प्रोटीन है वो क्या है, कोलेजन है, तो संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन क्या है, कोलेजन है। नेक्स्ट हमारा है कि बाहरी कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल है, तो बाहरी कर्ण में जो पाए जाने वाला अंतःकंकाल है वो है उपास्थि है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक क्या है, तो शारीरिक अंगों में गति के लिए जो जिम्मेदार ऊतक है वह पेशी ऊतक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन क्या है 123 नंबर की सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो पेशी ऊतक में सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं, तो आरेखित और रेखित जो होते हैं वो पेशी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो नेत्र के जो है वो क्या होता है, आरेखित होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, वो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो आरेखित पेशी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है रेखित पेशी में, आरेखित पेशी में किस में होता है, तो ये होता है हृदय पेशी में होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क, याद रखना है इंटरकलेक्टेड डिस्क किस उपस्थिति में होता है, तो हृदय पेशी में होता है। नेक्स्ट हमारा है 127 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है, यानी इच्छा के अनुसार है, ठीक है, तो आरेखित है, हृदय पेशी है, रेखित पेशी है, तो जो रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक होती है, रेखित पेशी क्या होती है, ऐच्छिक होती है, और रेखित जो होती है वो ऐच्छिक नहीं होती, अनैच्छिक होती है। आरेखित और हृदय पेशी भी अनैच्छिक होती है क्योंकि हृदय गति जो है हमारे इच्छा से नहीं होता है, वो गति करते रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रभाव किस पेशी के संकुचन एवं प्रसारण के कारण जो है होता है, तो आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में जो भोजन है वो किस पेशी के संकोचन और प्रसार के कारण होता है, तो आरेखित पेशी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है, तो देखिए मायोफाइब्रिल जो नामक रचना है वो किस में पाया जाता है, तो पेशी ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो देखिए थकान जो है उत्पन्न नहीं होता है, वो कार्डियक पेशी में होता है, ठीक है, हृदय गति वाला जो है कार्डियक पेशी उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि शरीर के कुल भार का लगभग 50% जो भार है वो क्या है, रेखित पेशी है, आरेखित पेशी है, तो ये रेखित पेशी हमने बता रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो किस में होता है, तब एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं तो पेशी ऊतक के कारण होता है, तंत्रिका ऊतक के कारण होता है, किसके ऊतक, तो ये तंत्रिका ऊतक के कारण होता है, तंत्रिका ऊतक से होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है, हम सभी जानते हैं।
नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका की कोशिका होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। हमने टिश्यू में भी ये पढ़ा, आधी सेल में भी पढ़ा है। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो संयोजी ऊतक में फिर बाद में कोई विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद जो होता है तंत्रिका तंत्र में, संयोजी ऊतक में तो नहीं। जन्म के बाद जो है किस ऊतक में विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता, याद रखना, माफ कीजिएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। तो न्यूरॉन के क्या टेंड्रन से जो निकलने वाली पतली पतली शाखाएं हैं वो क्या होती हैं, तो है डेंड्राइट्स होती है। क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है। तो न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली जो पतला पतली शाखाएं को उसी के नाम से डेंड्रन से डेंड्राइट्स रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रैनवियर एक नोड कहाँ पाई जाती है। तो रैनवियर नोड जो है वो तंत्रिका में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के जोड़ों को क्या कहते हैं। तो देखिए, दो न्यूरॉन के जोड़ को हम सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है। तो देखिए, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का जो संचार होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। तो याद रखना है कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का जो संचार होता है कैसे होता है, तो न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा 140 क्वेश्चन ही था। तो बायोस्पी संबंधित है। बायोस्पी किससे संबंधित है, हम सभी जानते हैं, मृत्यु के कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से या बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से या परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर में अलग करने से। तो जो बायोस्पी होता है ना वो किससे संबंधित है, तो बायोप्सी जो होता है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी संबंधित है। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हमारा जो है कंप्लीट होता है थ्योरी और साथ में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है साथ अच्छा रहा तो इस सेशन को आगे जारी रखेंगे और आप लोग वॉच कीजिएगा और फिर जो है बिना लाइक के बिना सब्सक्राइब के निकल लीजिएगा पतली गली से। तो फिर ऐसे नहीं होगा। अगर आपको पसंद कर रहा है तो न कोई चार्ज है, फ्री तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इतना ही है आपके लिए चार्ज के रूप में कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है आप मोटिवेट होएं और हम जो है वीडियो बना सकें अच्छे अच्छे। जो है जितना कंटेंट हम लेके आएंगे बहुत अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और आने वाला भी है, ठीक है। और जो भी अगर इस क्वेश्चन में त्रुटि लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है बता दें कि हाँ ये क्वेश्चन का जो उत्तर ये होगा, ठीक है, ताकि जो अगर हमने जो है गलत बता रखा हो तो कमेंट सेक्शन में जो है बच्चे जो है गलत ना टिक मतलब गलत क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए अगर गलत हो तो उसके लिए क्षमा और कोशिश है कि अच्छा कंटेंट दे पाए और आप जो है हमारे साथ रहें। जय।